हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे चार्ज के बारे में, जिसमें हमने चार्ज के नेचर के बारे में, चार्ज की सारी चीजें पढ़ी कि चार्ज एक लाइन पर होगा तो क्या होगा, चार्ज करंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग बात करेंगे कि जब चार्ज मोशन करेगा, है ना, जब चार्ज चलने लगेगा तब क्या होगा। तो विद्यार्थी, जब चार्ज चलने लगता है तब चार्ज बन जाता है करंट। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो विद्यार्थियों, लास्ट यूनिट में हम लोग पढ़ चुके थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जिन विद्यार्थियों ने हमारी पुरानी यूनिट देखी उनको याद होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एन ई के बराबर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जब चार्ज मोशन करता है केवल तब ही करंट होता है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, देयर इज नो करंट, देयर इज ओनली चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज मोशन कर रहा है तभी हम उस चार्ज को करंट बोलेंगे। ठीक है, अब करंट होता क्या विद्यार्थियों, तो सिंपल सा बताते हैं आपको। आप लोगों ने सुना भी होगा, क्लास 10th में भी था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है। ये हमने एक कंडक्टर सपोज किया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, यहां पर हमने लिया कि ये वाला जो एरिया है इसका, ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये नई नई टर्म्स आपको अब याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बहुत काम आने वाली। ये वाले एरिया को हमने दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो जब कोई चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, हाँ, बैटरी का सिंबल याद रखना, अब हम हर जगह बैटरी का यूज करेंगे। ठीक है, एक और ये दो, हाँ, एक बड़ा वाला टर्मिनल, एक छोटा वाला टर्मिनल। ठीक है, इस टाइप से हमें बैटरी बनानी है, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसे, हमेशा पेयर्स में रखना है। क्या रखना, पेयर्स, एक बड़ा वाला डंडा, एक छोटा वाला डंडा। ठीक है, एक लॉन्ग टर्मिनल, एक स्मॉल। एक्चुअल में लॉन्ग स्मॉल नहीं होते, बस ये हम लोग शो करते हैं, बैटरी का सिंबल है ये। एक बड़ा वाला टर्मिनल, एक छोटा वाला। बड़ा वाला टर्मिनल बताता है पॉजिटिव एंड, छोटा वाला टर्मिनल शो करता है नेगेटिव एंड। ठीक है, तो हमें पेयर्स में रखना है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, क्लियर। कभी भी बैटरी को हमें ऐसे नहीं बनाना है या फिर ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, इन चीजों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि हमारी बैटरी जो है वो ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, जैसे बैटरी लगाई तो यहाँ से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, एक्चुअल में करंट नहीं है, एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम, है ना। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन मूव होके इधर जाने लगे पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसे हम आई से शो करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q/T, है ना। स्मॉल Q/T भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ। क्या हुआ, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ। अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब नंबर ऑफ चार्ज, है ना। Q को हम लिख सकते हैं एनी, Q को हम क्या लिख सकते हैं, एनी। तो यहां पर I इज इक्वल टू NE/T, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है या फ्लो होता है, उसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला। The amount of charge passes through cross sectional area of any conductor in a unit time is called electric current। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसकी SI यूनिट होती है विद्यार्थियों एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, बात करें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1/1। ठीक है, करंट का एम्पियर, एम्पियर को हम शो कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो A1 ऐसा यूनिट, एम्पियर, डायमेंशनल फॉर्मूला
A1। क्लियर इतनी चीजें। एक चीज और बता दें, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कई विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर करंट के पास तो डायरेक्शन होती है, इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये तो वेक्टर होनी चाहिए। नहीं विद्यार्थियों, सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का होना काफी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए किसी भी क्वांटिटी को पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अदरवाइज वो स्केलर है, भले ही उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू जो है वो चार्ज है, ठीक है, टी जो है टाइम है, इसको हम कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? यहां पर बना के रखा है हमने इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, देखिए यहां से ये हमने बैटरी लगा दी, यहां से करंट फ्लो हो रहा है और यहां से फ्लो होकर करंट वापस कहां आ रहा है? इसी बैटरी में। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया? इस करंट को एक पाथ दिया ना, चलने के लिए एक रास्ता दिया। ठीक है, तो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या होता है? करंट का क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, वो क्लोज्ड भी होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, इसी टर्म को, इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए बढ़िया है। अब इसके आगे की चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो हमें पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है ना, हम लास्ट यूनिट में पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? करंट है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, क्या है? ओम्स लॉ। तो विद्यार्थियों क्लास 10th में भी हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ा है ना? ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल कंडीशंस में कोई भी चेंज ना किया जाए। ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल कंडीशंस में कोई भी चेंज ना किया जाए, तब उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट आई उस कंडक्टर पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, क्लियर है? फिर से सुनिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड और रिमेन्स कांस्टेंट, देन flowing current through that conductor is directly proportional to applied potential difference। ठीक है, V प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल टू एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को हमने बोला R। ठीक है, वेयर R इज व्हाट? R इज रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R क्या होगा विद्यार्थियों? हमारा रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज होती है ये भी हमें पता है, 10th क्लास का। आज हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हमारे आज के लेक्चर में हम बेसिक्स पढ़ेंगे जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके थे। आज बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो 10th का ही फिजिक्स चल रहा है इस यूनिट में। ठीक है, तो बात करें हम किसकी? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो विद्यार्थियों, रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की खुद की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है? करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ठीक है, क्या होता है? करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं जो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर में जब हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कुछ ऑब्स्टेकल है जो करंट पर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, एन ऑपोजिट फोर्स ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एन ऑपोजिट फोर्स offered in the path of electric current is called electric resistance। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स, है ना? अब आते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
डिपेंड्स, ऐसे फैक्टर्स जिस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर के पास हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है ना, कुछ ना कुछ, किसी का ज्यादा किसी का कम। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? डिपेंड करता है मतलब उन फैक्टर्स की वजह से रेजिस्टेंस वेरी करेगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है विद्यार्थियों लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक, चलिए सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है विद्यार्थियों? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब ये टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। जैसे जैसे वायर का या कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस भी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस टर्म को याद रखना है हमें। ठीक है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया थिकनेस वाला। ठीक है, तो ये कैसे रिलेट करता है रेजिस्टेंस से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा बढ़ते जाएगा, मतलब हमारा वायर मोटा होता जा रहा है, थिक होते जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे वायर पतला होता जा रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है। लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? सिंपल सा, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा विद्यार्थियों? अलग अलग होगा। कॉपर का अलग, एल्यूमिनियम का अलग। ठीक है, किसी भी दूसरे मेटल का अलग अलग है ना, हर मटेरियल का क्या होगा? अलग अलग होगा। वही वो मेटल हो मेटलॉइड हो, सबका रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग। स्टील का अलग, कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, गोल्ड का अलग, ठीक है, आयरन का अलग, सबका अलग अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? अलग अलग। डिफरेंट मटेरियल्स हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस। हम लोग ऐसे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन रही है, ये और ये। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें यहाँ पर, है ना, इस जगह पर हम सॉल्व कर रहे हैं, इस बॉक्स में यहाँ पर, तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। आर ऊपर है हमारे पास एल, टी एंड ए। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट लगाया विद्यार्थियों हमने रो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रो, आर एच ओ, रो। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर एच ओ, रो। बाकी सारी चीजें सेम। ये जो रो है विद्यार्थियों, ये शो करता है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को। ठीक है, किसे शो करता है? कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को। अब यहां से रो की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? R इंटू ए बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास रो। ठीक है विद्यार्थियों, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अब एक चीज और बता दें हम आपको, जो रेजिस्टेंस होता है R, इसकी SI यूनिट होती है ओम। इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। और जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी, इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। ठीक है, क्या होती है? ओम इंटू मीटर। अगर सपोज करो टी को हम यहाँ पर 1 रख दें, ठीक है, तो टी हट गया तो क्या बच रहा है? आर इंटू ए बाई एल। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर, सॉरी ओम। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा होगा ना, ओम मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचा? ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है और ये क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट। रेजिस्टिविटी क्या होती है विद्यार्थियों? ये हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में,
ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट आता है हमसे पूछते रहिए, हम बिंदास बढ़िया तरीके से आपके डाउट पर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।